भाई लास्ट क्लास में लैब नंबर 3 में हम लोगों ने कुछ और फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्या क्या चीज़ें थी भाई? क्या चीज़ें थी? कुछ डाटा रीटेंट। टाइप्स, कुछ डाटा टाइप्स के हवाले से बात की थी। देन उसके बाद फिर लेबल्स के हवाले से बात की थी। आइडेंटिफायर से स्टार्ट किया था बेसिकली कि आप वेरिएबल किस किस तरीके से बना सकते हैं, वेरिएबल के साइजेस क्या होते हैं, टाइप क्या रखेंगे, और इसी तरीके से फिर एंड में जाके हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लिया था और फिर कुछ एक्सरसाइज आप लोगों को होमवर्क के तौर पर मिली थी। ठीक है, तो वो आज सबमिट करवानी थी आप लोगों ने 12 बजे तक, तो ऑन टाइम बस जमा करवा देना आप लोग ताकि मसला ना हो। अच्छा भाई, लैब नंबर 4 हमारे पास क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव्स। अच्छा, ये असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव्स के बारे में कौन बताएगा क्या थे? ये भी लैब नंबर 3 में भी था इनका जिक्र। क्या होते हैं डायरेक्टिव्स? ये डॉट कोड और डॉट डेटा। और कोई नहीं था? स्टैक भी तो था ना? नाम तो वो उसका भी पढ़ा थोड़ी मेंशन था। हमने। नहीं, नाम तो था ना उसका, स्टैक भी था, लिस्ट में तो था ना। अच्छा भाई, हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है कि डिफाइनिंग स्ट्रिंग्स, कि भाई आप किसी भी स्ट्रिंग को किन किन तरीक़ों से डिफ़ाइन कर सकते हो। और स्ट्रिंग के बारे में हम लोग पहली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जनाब बाइट में हम लोग लेते हैं स्ट्रिंग, सही है। और उसके बाद इस कॉमा के बारे में भी, हम कॉमा के बाद ज़ीरो के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे आप पहली लाइन में देखें, लिखा हुआ है इन्होंने इसके बारे में कि जनाब टू डिफाइन स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर इंक्लूड्स देम इन द सिंगल और डबल कोटेशन मार्क। आप यानी C# में करेक्टर की तरह, जैसे करेक्टर के लिए सिंगल कोटेशन यूज कर सकते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज में स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोटेशन भी यूज हो सकता है, डबल कोटेशन भी यूज हो सकता है, और इवन इस तरीके से भी एक पूरा स्ट्रिंग बन सकता है। आप हर करेक्टर को सिंगल कोटेशन में भी बाइंड कर सकते हो, ठीक है, और ये कहलाएगा पूरा एक स्ट्रिंग आपका डाटा। तो जनाब क्या है कि द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द स्ट्रिंग एंड विद द नल बाइट कंटेनिंग 0, कि जब भी हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो एक बाइट एक्स्ट्रा आती है, कि उसके बारे में मैंने बताया था अक्सर कोई सिंबल वो कंसीडर कर लेता है, तो हमें उस एक्स्ट्रा बाइट को क्या करना पड़ता है? नल करना पड़ता है, ताकि हमारा उतना ही स्ट्रिंग हमें मिले जितना हमने डिफाइन किया। तो अब यहाँ पे देखें, गुड आफ्टरनून लिखा हुआ है ना इन्होंने, उसके बाद कॉमा से 0 इसलिए किया है कि जनाब ये एक एक्स्ट्रा बाइट लेता है, तो उसको नल करने के लिए हम क्या करते हैं? नल बाइट करते हैं, उसको 0 करते हैं कॉमा के बाद। बाइट वैल्यू वो मस्ट फिर बी, सिंबल बना बोलते हैं एरो की तरह। जी एरो की तरह सिंबल बना रहे होते हैं फिर। जी जी जी, आया था आपके पास, आया था आपके पास बना हुआ एरो की तरह आता है वो जो जीरो नहीं देंगे तो हाँ आता है, यस। और आप अगर वो कोई पान का पत्ता बना हुआ आता है, जैसे वो गेम में ताश का जी सर, गेम जी जो होता सर। है ना, वैसा ऐसे ही कुछ बना हुआ आता है, तो इस तरह का आता है। यस सर, ये आएगा। बाइट वैल्यू मस्ट बी सेपरेट बाय द कॉमा। आप हर बाइट की वैल्यू को सेपरेट कर सकते हैं कॉमा से। विदाउट एक्सेप्शन ग्रीटिंग वुड हैव बीन डिफाइंड एज, ग्रीटिंग के नाम से वेरिएबल ले लिया, और इस तरीके से आप हर बाइट को इंडिविजुअल डिफाइन कर सकते हैं। The string can be divided between multiple line without having supply the label for each। अच्छा, लेबल के बारे में भाई बात हुई थी, कितना टाइप्स के लेबल थे लैब नंबर 3 में? कौन कौन से लेबल थे? नाम बता दें अगर कुछ याद हो तो। डेटा लेवल और कोड लेवल। तो यहाँ पे हमारे पास लेबल थे, एक वो लेबल थे जो ऑप्शनल, जिनको हम ऑप्शनल कह रहे थे। कुछ लेबल थे जिनको हम डेटा लेबल कह रहे थे। कुछ लेबल थे जिनको हमने इम्प्लीमेंट किया था बाय
अनकंडीशनल जंप के तौर पर, सही है, यानी गो टू स्टेटमेंट के तौर पर, जिसको कोड लेवल कह रहे थे। और फिर जो है हमारे पास निमोनिक्स, अच्छा ये लेवल तो हमारे पास ये टाइप के थे, ठीक है ना। एक्ट एज अ पास प्लेस मार्कर, मार्क द एड्रेस ऑफसेट कोड एंड डाटा फॉलो आइडेंटिफायर रूल। अब इसी तरीके से यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने ली हुई है कि ग्रीटिंग के नाम से वेरिएबल लिया, बाइट, इसमें पूरा स्ट्रिंग पास करवा दिया। अच्छा, अब यहाँ पर 0DH और 0AH के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था, डिस्कस इन्होंने यहाँ पे किया। द हेक्साडेसिमल कोड 0DH एंड 0AH आर ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड CRLF। CR का मतलब कैरियर रिटर्न लाइन फीट, एंड एंड ऑफ द लाइन कैरेक्टर, वहीं पे आपकी लाइन को ब्रेक कर देगा और नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। तो ये हमारे पास असेंबली इंस्ट्रक्शन है, किसके ऑल्टरनेटिव, अरवाइन का प्री डिफाइंड फंक्शन होता है ना, कैरियर रिटर्न लाइन फीट CRLF, जो कि इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, उसका ऑल्टरनेटिव है। When writing a standard output, they move the cursor from the left column to the line of the current line. अब बात आ गई भाई बाइट के बाद वर्ड की। वर्ड के बारे में भी आप सबको पता है कि भाई सबसे छोटा साइज जो होता है वो हमारे पास बिट होता है, बिट के बाद बाइट आता है, और रजिस्टर में सबसे छोटा साइज जो होता है वो हमारे पास बाइट होता है, ठीक है ना। फिर अगर हम बाइट का डबल कर देते हैं तो कौन सी टाइप बनती है? डी वर्ड। वर्ड। बाइट का डबल वर्ड, वर्ड का डबल डी वर्ड, डी वर्ड। सही है ना। बाइट जो होता है 8 बिट का होता है, 8 8 16 बिट, यानी 2 बाइट की अगर हम बात करते हैं तो वो वर्ड टाइप आती है 2 बाइट, विच मीन्स 16 बिट। तो वर्ड डिफाइनिंग, अब आपके पास दो टाइप्स आती हैं। एस वर्ड का मतलब होता है साइन वैल्यू, वर्ड का मतलब होता है अनसाइन वैल्यू। साइन के बारे में हमने बताया था कि जनाब जिस वैल्यू में प्रॉपर बाकायदा साइन मेंशन हो, अगर कोई साइन मेंशन नहीं होता तो वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव साइन होता है, और अगर माइनस साइन होता है तो वो एक माइनस वैल्यू होती है जिसमें साइन मेंशन होता है, ठीक है, वरना हर नंबर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। द वर्ड डिफाइनिंग वर्ड एस वर्ड define sign word directive create the storage of one or more 16-bit integer। तो अब जब हम ये वाले वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो मुझे बताइए हमें कौन से रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी, कौन से मुराद किस साइज के रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी अगर हम इन टाइप के वेरिएबल को यूज करने जा रहे हैं। तो अगर हम जर्नल पर्पज रजिस्टर की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा साइज है इस्तेमाल होगा, कोई भी एक रजिस्टर मुझे बता दें। अगर हम वर्ड AX। 1 की वैल्यू AX, ठीक है ना, तो यहाँ पे वर्ड ये वैल्यू लार्जेस्ट अनसाइन वैल्यू, वर्ड 2 एस वर्ड ये स्मॉलेस्ट साइन वैल्यू। इसी तरीके से आप वेरिएबल इनिशियलाइज यानी डिक्लेयर करते हैं जिसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते। फुरकान जाहिद क्या कह रहे हैं, AL कॉमा AX, नहीं जनाब AL नहीं आएगा वर्ड में, AL जो है वो बाइट होता है, ठीक है ना। AH और AL मिलकर पूरा एक बाइट बनाते हैं। AL जो होता है वो 4 बिट होता है यानी हाफ ऑफ बाइट होता है, और AH जो होता है वो हाफ ऑफ बाइट होता है, दोनों मिलकर एक बाइट बनाते हैं, AL और AH। अच्छा, यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, क्या दी हुई है भाई एग्जाम्पल? अब देखें इन्होंने एक वेरिएबल लिया है वैल्यू के नाम से, उसमें वैल्यू पास करवा दी 75। फिर इसी तरीके से यहाँ पर मूव EAX, 0 और मूव AX वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक कहानी की हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल हम भी वैल्यू का वेरिएबल बना देते हैं, टाइप ले लेते हैं वर्ड और उसमें दे देते हैं 75। भाई हमने एक वेरिएबल बना दिया। मूव EAX, अगर मैं बात करता हूँ वैल्यू की,
तो क्या ये वाली इंस्ट्रक्शन चलनी चाहिए? कौन इस हक में है कि नहीं ये सर, वाली ये गलत इंस्ट्रक्शन है, चलेगी? ये गलत है सर, ये 32 बिट की। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि भाई ये तो वैल्यू असाइन हम लोग करने जा रहे हैं और ये रजिस्टर 32 बिट का है, जबकि एड्रेसिंग मोड का रूल है कि जनाब डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों सेम साइज के होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एरर ही साफ लफ्जों में बताएगा कि भाई सोर्स एंड डेस्टिनेशन मस्ट बी द सेम साइज। अगर हम यहाँ पर इसको बिल्ड करें तो यहाँ पे सीधा सीधा हमें रह जाएगा इंस्ट्रक्शन ऑपरेंड मस्ट बी द सेम साइज, बट हियर दोनों का साइज सेम नहीं है। ठीक है, इसका साइज जो है वो 2 बाइट है और इसका साइज है 4 बाइट यानी 32 बिट। और ये अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन आती है, हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन आती है मूव ZX, मूव Z, सही है। ये इसके बारे में मैं भी बताऊंगा कि इसका मकसद क्या होता है और ये काम क्या करता है। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करें मूव ZX, तो अब यहाँ पे देखें ये अब इसको कोई एतराज नहीं है, अब इसको कोई एतराज नहीं है। इसने कहानी क्या की है अभी हमें नहीं पता, लेकिन उससे पहले अगर हम ये वाला काम करके देखते हैं मूव EAX, 0 और अब बिल्ड करके देखते हैं, तो अभी भी हमारे पास क्या है, सेम एरर है। तो इसका मतलब ये है कि जनाब हमने रजिस्टर में वैल्यू पास करने से पहले हमने ये कोशिश करी कि भाई पहले तमाम पूरे रजिस्टर को क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, और फिर उसके बाद जो 75 वैल्यू है वो तो एक 2 बाइट वैल्यू है ना। अब 2 बाइट वैल्यू इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि भाई आपके पास जो सोर्स है वो डेस्टिनेशन में ट्रांसफर हो रहा है, पास हो रहा है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई अगर सोर्स ही अगर बड़ी हो और डेस्टिनेशन छोटा हो तो चलो ये बात समझ में आती है कि भाई डेस्टिनेशन का साइज जो है वो बड़ा होना चाहिए सोर्स से, लेकिन यहाँ तो सोर्स जो है वो छोटा साइज है किसके एज कंपेयर टू, फिर भी एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि ये एड्रेसिंग मोड का रूल है कि दोनों ऑपरेंड मस्ट बी द सेम साइज। लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने जो एग्जांपल ली हुई है वो भी यही ली हुई है कि मूव EAX, 0 करने के बाद उन्होंने क्या किया कि अब रजिस्टर कौन सा उठाया, AX का। यानी अब हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई अगर हम एक्सटेंडेड फॉर्म हटा दें और AX का इस्तेमाल करें और इसको डीबग करके चेक कर लेते हैं, तो पहले इसने पूरा रजिस्टर क्या किया, 0 किया। देन जो 2 बाइट की वैल्यू थी उसने क्या, 2 बाइट की वैल्यू क्या थी, 75, और 75 हेक्साडेसिमल में 4B बनती है, 4B वैल्यू बनती है। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाली वैल्यू ने पूरे 32 बिट रजिस्टर को ही लिया, नहीं, इसने इतने रजिस्टर को छोड़ दिया, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक रजिस्टर को लिया और अपनी वैल्यू जो है वो उसमें असाइन कर दी। क्योंकि आप यह देखो ना जो हाईलाइटेड हुआ है वो क्या है, 1 निबल, 2 निबल, 3 निबल और 4 निबल, और 4 फोर्जा, और हर निबल कितने बिट की होती है, 4 बिट की होती है, तो 4 फोर्जा 16। तो जनाब यहाँ पर अगर हम ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं भी लिखें, अगर हम ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं भी लिखें तो क्या मुझे बताइए कि कोई एरर आएगा, एरर तो नहीं आएगा। बट जो हायर यानी 32 बिट का जो हायर पार्ट होगा उसमें पहले से कोई गार्बेज वैल्यू होगी, उसका हमें काम भी नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए इसने शुरू की 2 निबल को 0 कर दिया क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू थी नहीं, और आखिर की 2 निबल में जो है वो वैल्यू अरेंज करके इसने दे दी, और बाकी आप रिमेनिंग रजिस्टर देखें तो ये क्या है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
अब इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल में मजीद क्या किया है कि भाई कॉल राइट इंटीजर। अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगर देखें, अगर मैं कुछ नहीं लिखता, मैं यहाँ पर इसी वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ राइट इंटीजर करके, तो क्या ये वैल्यू प्रिंट होगी? तो यहाँ पर इसका आउटपुट देख लेते हैं कि आउटपुट क्या आता है। क्या ये हमारी डिजायर वैल्यू थी? जी स्टूडेंट्स, ये हमारी डिजायर वैल्यू तो नहीं थी। हमारी डिजायर वैल्यू जो है वो क्या थी? 75। तो जनाब इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन इजाफी ऊपर लिखी कि पहले, सबसे पहले पूरा रजिस्टर जो है वो सबट्रैक्ट करो। आप ये वाले इंस्ट्रक्शन के ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रक्शन ये भी लिख सकते हो भाई, EAX कॉमा EAX। इसका मतलब भी यही है कि जो पहले से मौजूद वैल्यू है उसको, उसी वैल्यू को उसी से क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो, तो वो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। अब ये पहले से मौजूद गार्बेज वैल्यू थी, सबट्रैक्ट किया तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। 0 होने के बाद AX रजिस्टर में ये वैल्यू आई, देन उसके बाद फाइनली जब हमने प्रिंट करवाया तो अब यहाँ पे देखें ये हमारी डिजायर वैल्यू थी। ठीक है, अब इससे ये बात हमें समझ में आई कि अगर रजिस्टर या वेरिएबल अगर हमारे पास स्मॉल साइज का इस्तेमाल हो रहा है और उसको अगर, हाँ क्योंकि विजुअल स्टूडियो में तो पूरा 32 बिट का रजिस्टर है ना, हमें उसको मैनेज करते हुए चलना है, तो गार्बेज वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं होती। तो आप क्या करो कि पूरे रजिस्टर को, यानी वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू रजिस्टर में भेजने से पहले आप उस रजिस्टर को क्या कर लो? खाली कर लो। वरना क्या होगा? कॉल राइट इंटीजर पूरे रजिस्टर की वैल्यू को क्या करता है? रीड करता है, और जिसके बदौलत हमारे पास क्या आ रहा था? हमारा रिजल्ट खराब आ रहा था। जी दानिश अहमद, कोई सवाल है आपका? वर्ड 16 बिट का है और AX, नहीं 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 नहीं, AX जो आपने मेंशन किया ना वो 16 बिट का है। एक्यूमुलेटर, X का मतलब है बाइट का एक्सटेंडेड, बाइट का डबल। वो होता है हमारे पास जनाब AL और AH मिलकर एक बाइट बनाते हैं, 8 बिट। उन दोनों का ही डबल अगर हम कर दें तो वो वर्ड में जाता है जो कि 16 बिट होता है, और 16 बिट AX में हम वैल्यू लेते हैं। AX हो गया या BX हो गया, CX हो गया या DX हो गया। तो जनाब हमें ये बात समझ में आई कि भाई अगर हमारे पास वेरिएबल अगर रजिस्टर से छोटा साइज का होगा तो वो हम डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का रूल नहीं है कि आप, एड्रेसिंग मोड हमें कहता है कि भाई दोनों ऑपरेंड मेरे क्या होने चाहिए? सेम साइज के होने चाहिए। अच्छा, AX 16 बिट का और उसका डबल वर्ड नहीं जनाब, 16 बिट जो होता है ना वो वर्ड होता है, सही है। और 16 का जो डबल होगा ना, हाँ वो डबल वर्ड होगा, D वर्ड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। बाइट का डबल वर्ड, वर्ड का डबल D वर्ड, D वर्ड का मतलब वर्ड क्वाड वर्ड, ठीक है ना भाई? ये बात समझ में आई? अब इसी तरीके से एक दूसरे, अच्छा इसी का ऑल्टरनेटिव इन्होंने क्या किया? इसी का ऑल्टरनेटिव इन्होंने एक और इंस्ट्रक्शन लिखी यहाँ पर, मूव ZX की। अब मूव ZX ने क्या किया? हम ये वाली इंस्ट्रक्शन को हटा देते हैं, हम ये वाली इंस्ट्रक्शन को हटा देते हैं। अब उसके बाद वापस लिखते हैं EAX और यहाँ पर लिखते हैं ZX। अब ये वाली इंस्ट्रक्शन किस तरीके से काम करेगी भाई? ये वाली इंस्ट्रक्शन इस तरीके से काम करेगी, हम इसको डिबग कर लेते हैं।
जी दानिश, अभी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना उसको, ठीक है। सर आई थिंक जेड एक्स एक्सटेंड करने के लिए होता है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप दूसरा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ये ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रक्शन है उसके, जो अभी हम लोगों ने इस्तेमाल की, वो एक्सटेंड कर देता है रिमेनिंग जितनी भी। भाई जेड एक्स की डेफिनेशन सुन लो, जेड एक्स क्या करता है कि 16 बिट रजिस्टर, यानी अब आप यहाँ पे देखें कि वैल्यू का साइज क्या है, 16 बिट है, और कौन से रजिस्टर में जा रहा है, 32 बिट के रजिस्टर में जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने ये देखा था कि भाई वो 16 बिट को लेकर बाकी जो वैल्यू है वो क्या है, गार्बेज वैल्यू है, जिसकी वजह से हमारे एक्चुअल रिजल्ट जो है वो खराब हो रहा है। तो जेड क्या करता है, बाकी रिमेनिंग बिट्स को भी क्या कर देता है, जीरो कर देता है, जीरो से एक्सटेंड कर देता है। ये इसकी डेफिनेशन है। भाई क्या हो गया इसको,